हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सभी का आज की प्रश्नावली कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 4। प्रश्नावली का नाम है बच्चों दो चरों वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण क्या होता है बच्चों? ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक हो बच्चों, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास चर की सबसे बड़ी घात एक हो तो वो क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चों, एग्जाम्पल उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक चर, ये हम प्रश्नावली है बच्चों, ये है दो चर वाली। ठीक है, तो मैं एक चर का उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास है x+1 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें बच्चों चर क्या है? एक ही है, x ही x है। ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों? हमारे पास एक है। तो एक घात को क्या करते हैं बच्चों? लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये है एक चर वाला। और हम जो प्रश्नावली कर रहे हैं बच्चों वो है दो चर वाले। तो दो चर का मतलब हो गया बच्चों, जैसे x धन y बराबर 0। ठीक है, या एक उदाहरण और बताता हूँ आपको, 2x धन 3y धन 5 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इसमें कितने चर हो गए हमारे पास? दो चर हो गए, एक x हो गया और दूसरी चर क्या है? y। लेकिन दोनों की जो सबसे बड़ी घात है बच्चों क्या है? हमारे पास एक ही है। x की घात अगर कुछ नहीं है ऊपर तो एक होती है। ठीक है, और y की घात भी एक है बच्चों। लेकिन जो ये हमारे पास 5 है, ये क्या है? ये अचर है। ठीक है, इसको अचर पद कहते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया? एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग समझ गए किसको कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होगा बच्चों, जो इसका व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ए एक्स धन बी वाई धन सी इजक्वल टू बराबर 0। ठीक है, ये क्या होता है? हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। मतलब हम इस रूप में लिखेंगे तो ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे ए क्या है बच्चों? ए और बी ये है हमारे पास गुणांक। ठीक है, क्योंकि ए किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है। और बी किसका गुणांक है बच्चों? वाई का गुणांक है। और सी है अचर। ठीक है, समझ गए? और ये एक्स वाई क्या है बच्चों? यहाँ पे चर है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी पे आधारित जो है हमारे पास जो है प्रश्नावली बच्चों। तो हम प्रश्नावली शुरू करते हैं 4.1। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मतलब परिचय उसका बहुत छोटा है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 शुरू। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समझ में जहाँ पे नहीं आता है, तो आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, कमेंट में लिख देना है और कौन सी क्लास में है। ठीक है, मतलब सीबीएसई है या एनसीईआरटी है वो भी बता देना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। बस आप लोगों को काम करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, शुरू करते हैं। चलो 4.1 प्रश्न संख्या 1 है। इस प्रश्नावली में केवल बच्चों दो प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, और बहुत इजी से है, बहुत आसान से क्वेश्चन। सॉरी, बहुत आसान से प्रश्न है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। मतलब जितनी कलम की कीमत है बच्चों, तो नोटबुक की कीमत उसके दो गुना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमें जो है बच्चों प्रश्न दिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है? एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो हमें अभी क्या है? नोटबुक और कलम की कीमत मालूम नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं बच्चों। माना नोटबुक की कीमत x है। ठीक है, और कलम की कीमत
वाई है। तो प्रश्नानुसार मतलब बच्चों प्रश्न के अनुसार, उसको बोलते हैं हम प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा हूँ, एक्स किसके बराबर है, कलम की कीमत के 2 गुना है, यानी वाई 2 गुणा वाई 2 गुना है। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे बच्चों। तो क्या करते हैं हम, एक्स एक चर है इसमें और वाई दूसरा चर है, तो y को भी हम x की तरफ ले लेंगे बच्चों। इधर प्लस धन का है तो इधर ऋण हो जाएगा 2y, और बराबर इधर क्या बच जाएगा, अगर 2y उधर चले गया तो इधर हमारे पास बच गया बच्चों 0। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या होता है हमारे पास, ax धन by धन c बराबर 0। यहाँ पे बच्चों हमारे पास c क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस रूप में लिखेंगे तो हम यहाँ से a और b का मान भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हमें a और b का मान इसमें पूछा नहीं गया है, इसलिए यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 1 हो जाता है कंप्लीट। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2। अंधेरा से हो रहा। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें जो समीकरण दिया है बच्चों, हमें ax धन by धन c, जो हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, उसमें व्यक्त करना है। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में a और b और c का मान बताइए। a क्या होता है, x का गुणांक, b y का गुणांक, c क्या है बच्चों, अचर पद। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहीं से हल। 2x धन 3y और धन c, यानी कि एक अचर पद है, इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये इधर धन का है तो इधर हो जाएगा ऋण 9.35, और इसके ऊपर बच्चों 12 है। 12 का मतलब 5 जो है हमारे पास बार बार आ रहा है। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि जो इधर का पद था वो उधर ले गए हम, तो इधर हमारे पास 0 बच जाएगा। तो ये बच्चों हो गया ax धन by धन c बराबर 0 का व्यक्त रूप। तो यहां से हम लिख सकते हैं a और b और c का मान, यानी a बराबर हो जाएगा बच्चों x का गुणांक कितना है 2, b बराबर y का गुणांक 3 है, और c बराबर बच्चों ये वाला पद। तो हम क्या जानते हैं, धन c, यानी कि हम धन c, तो c क्या हम साइन सेट लेंगे, तो c हो जाएगा हमारे पास ऋण 9.35 और 12। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। दूसरा इम्प्लाइज डेट, इसको इधर हल कर देते हैं। ठीक है, तो x ऋण, तो हमें x धन ax धन by धन c, तो ax a1 हो गया गुणा x धन by, b कितना मेरे पास यहाँ पे 1/5। ठीक है, ऋण का, क्योंकि हमने जो है क्या कर दिया, धन वाले में परिवर्तन कर दिया बच्चों। तो ऋण धन का ऋण होता है, तो हम इसे यहाँ पे लगा देंगे कोष्टक। ठीक है, और y से क्या है, ये गुणा है, धन c कितना है हमारे पास ऋण 10 बराबर 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने क्या करना है, ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो ये लिख दिया हमने ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। यहाँ से हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, a का मान, a बराबर x का गुणांक 1, b बराबर y का गुणांक क्या है ऋण 1/5, और c बराबर बच्चों अचर पद कितना हमारे पास ऋण 10 है। साइन साइड लिखेंगे क्योंकि हमारे पास धन कहाँ पे है, ये है, तो जो अचर पद है वो क्या है साइन साइड, यानी ऋण 10। तो ये हो गया हमारा दूसरा भाग। तीसरा भाग बच्चों शुरू करते हैं। इम्प्लाइज डेट मतलब हम इस चीज को सेम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं इम्प्लाइज डेट। तो देखो बच्चों क्या है, ऋण 2x धन 3y और 6 को इधर ले आएंगे बच्चों, तो ये ऋण का हो जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 0 बराबर 0। अब देखो ax धन by धन c,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ साइन सहित लेंगे बच्चों, क्योंकि हमें ए एक्स धन बी वाई धन सी, यहाँ पे धन सी होना चाहिए। ठीक है, तो धन सी यानी हम सी क्या हो जाएगा, ऋण 6। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए बराबर ऋण 2 एक्स का गुणांक, बी बराबर वाई का गुणांक 3, और बच्चों सी बराबर ऋण 6। ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, तीसरा भाग। ठीक है, अब चौथा भाग शुरू करते हैं, एक्स ऋण 3y। तो इम्प्लाइज डेट हो जाएगा बच्चों एक्स ऋण 3y, एक्स है एक्स ऋण 3y बराबर 0। तो यहाँ बच्चों हमारे पास ए बराबर कितना हो गया, एक्स का गुणांक यानी 1, बी बराबर हो गया वाई का गुणांक ऋण 3, और सी बच्चों कितने हैं यहाँ पे 0 है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि सी का मान कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। पांचवा पार्ट शुरू करते हैं बच्चों, 2x ऋण 5y। इम्प्लाइड डेट ये हो जाएगा बच्चों 2x ऋण 5y और धन 0 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पांचवा भाग है। अब देखो यहाँ पे ax यानी a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया बच्चों 2, b बराबर ऋण 5 यानी b का गुणा कितना यहाँ पे ऋण का 5 है, और c बराबर हो गया बच्चों 0। हो गया पांचवा पार्ट। ठीक है, छठवां, देखो छठवां भाग क्या है बच्चों, 3x धन 2 बराबर 0 यानी 3x धन 2, तो 0y हो जाएगा। ठीक है, 0 को y से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और धन c कितना हो गया हमारे पास 2 बराबर 0। अब बच्चों देखो ax धन by धन c, ठीक है, के रूप में हमने लिख दिया। अब हम यहाँ से a और b और c का मान लिखेंगे बच्चों। तो a क्या होता है, x का गुणांक यानी 3, b होता है बच्चों y का गुणांक कितना है 0, और c बराबर हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हो जाता है कंप्लीट। सातवां भाग देखिए बच्चों, y ऋण 2 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे बच्चों इम्प्लाइज डेट y यानी पहले x का पद लिखेंगे, x का पद 0 है तो 0 से गुणा करेंगे x को, 0x धन y कितना है 1, तो y और धन ये क्या है ऋण 2, तो ऋण का 2 कोष्ठक में लिखेंगे, ताकि हम कोष्ठक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बराबर हो गया 0। अब देखिए यहाँ से हम ax by और c का मान लिख सकते हैं। तो a बराबर x का गुणांक यानी 0, b बराबर बच्चों y का गुणांक, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो b बराबर हो गया 1, और c बराबर कितना हो गया बच्चों ऋण का 2 यानी घटा का 2। क्लियर, इसी के साथ होता सातवां पार्ट, सातवां भाग समाप्त। अब करते हैं आठवां भाग शुरू। आठवां भाग है बच्चों 5 ऋण 2y यानी 5 क्या है यहाँ पे अचर है। ठीक है, चर कौन सा है y, और हमें चर x भी जरूरत है, x है नहीं तो x का गुणांक 0 हो जाएगा, 0 से हम x को गुणा करेंगे तो बच्चों 0 यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि x वाला पद हमारे पास है ही नहीं। ओके, तो 0 हो गया। धन y कितना है ऋण 2 और y यानी कि y का गुणांक कितना है बच्चों यहाँ पे ऋण 2 है, और धन c अचर पद है 5 बराबर हो गया बच्चों 0। अब देखिए यहाँ से हो गया ax धन by धन c बराबर 0। a और b का मान यहाँ से लिख सकते हैं। a बराबर हो गया बच्चों फिर 0, b बराबर हो गया ऋण 2, और c अचर पद कितना है 5। तो इसी के साथ बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 2 भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, और ये हो गए इनके उत्तर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न वाली 4.2 के साथ। तब तक बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।